डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं स्टैंडर्ड 9 के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स, राइट। अब टेक्निकली ये जो चैप्टर है ये हमें दो चीज़ों पे फोकस करवाता है, एक है कॉन्स्टिट्यूशन और एक है प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना, किन लोगों ने मिलकर बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन के फायदे क्या है एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है। उसी तरह से प्रीएम्बल के बारे में बताता है कि प्रीएम्बल के फायदे क्या है, प्रीएम्बल क्या है और प्रीएम्बल के कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, राइट। फाइन। द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिकली देश के लोगों के हित के हिसाब से, देश के लोगों के फायदा हो, देश के लोगों को अच्छा हो, उस हिसाब से बनाना चाहिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सोच समझ के शांति से बनाने वाली चीज है। इसको हबड़ दबड़ में, जल्दी में, है ना, हरी में, हेस्ट में बनाने वाली चीज नहीं है। सॉरी, आप देश के लोगों के साथ अन्याय कर दोगे अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी बना दिया और अगर आपने गलत बना दिया। आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, जो भी देश के लोग होते हैं, देश के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं या पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो लोग होते हैं, लोग होते हैं, उनको जो संविधान जब बनाना होता है, जब भी बनाना होता है, तो उनको बहुत शांति से, अच्छे से, धैर्य से और समझदारी से बनाना चाहिए, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, अन्याय ना हो, है ना। चाहे मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, सबका हित हो, सबका वेलफेयर हो, सबका सिक्योरिटी हो, सबका सेफ्टी हो, राइट। ये है मेन पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पॉइंट यही है। संविधान जब बन रहा होता है ना, तो देश के लीडर्स को यह सोचना है कि मेरे सारे नागरिकों का हित मेंटेन रहे, है ना, उसका इंटरेस्ट, उसका सिक्योरिटी, उसका वेलफेयर, उसका इंटरेस्ट सब सिक्योर रहे, सब सेफ रहे, किसी के साथ नाइंसाफी या जाति ना हो, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन देश के लोग ही बनाते हैं, ठीक है, तो उसको शांति से अच्छे से बनाना चाहिए। फाइन। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन गलत बन गया या उसमें कुछ गलत पॉइंट्स आ गए, है ना, तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, तो वो चिंता का विषय है। तो फिर क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम पे अपग्रेड करना चाहिए, टाइम पे चेंज करना चाहिए, टाइम पे उसको मॉडिफाई करना चाहिए, ताकि देश के लोगों का हित, उनका वेलफेयर, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, राइट। आई एम वेरी श्योर यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। नाउ ओके, नाउ द पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर देश में बना रहे, जंगल का कानून ना हो, मारा मारी, सिविल वॉर, लाइक ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, दैट शुडंट हैपन, यू नो, वो सब नहीं होना चाहिए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, ठीक है, ताकि सरकारें उसको फॉलो करें और अच्छे से देश को रन करें, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाना चाहता हूँ। जैसे कि घर में पापा होते हैं, तो पापा रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं, क्यों, ताकि घर के लोगों का हित मेंटेन रहे, किसी के साथ नाइंसाफी या जाति ना हो, है ना। द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स आर प्रोटेक्टेड। इसीलिए पापा डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। कभी कभी थोड़ा हमें लगता है कि ऐसा क्यों किया, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए होता है, राइट। सेम वे कॉन्स्टिट्यूशन वर्क फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। इसी तरह से संविधान देश के लोगों के लिए काम करता है, सबका हित, वेलफेयर, इंटरेस्ट को मतलब सिक्योर करता है, ठीक है। अब संविधान जो है वो बेसिकली, अगर हमारे देश की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कब हुआ या बना कब, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली 1946 जब देश आज़ाद हुआ तब वो बनना स्टार्ट हो गया था, है ना। और 1946 पे बनना स्टार्ट हो गया, अंग्रेज हम पे रूल कर रहे थे, ठीक है। तो बनता गया, देश आज़ाद हो गया 1947 में, फिर भी बनता गया एंड बाई 26 आई कैन से नवंबर और 30 नवंबर 1949 इट बिकेम रेडी, है ना। लेकिन जब देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो जो लीडर्स थे उन्होंने 26 जनवरी को प्लान किया हुआ था कि 26 जनवरी हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा, लेकिन वो हो नहीं पाया, है ना, बिकॉज अंग्रेजों ने सडनली 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस दे दिया, ठीक है। तो हमारा जो डे था, लाइक 26 जनवरी जो इंडिपेंडेंस डे होने वाला था, उसका लोगों के जो लीडर्स उनके मन में ऐसा थॉट था कि इसका कुछ इंपॉर्टेंस हम डे रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या रखेंगे, वो डे
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था नवंबर 1949 को, उस डे को रखने की जगह इन्होंने 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जिस्टेंस में ला दिया। आई होप यू अंडरस्टूड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हो चुका था नवंबर 1949 को। तो टेक्निकली सेइंग इन्होंने 1-1.5 महीना और वेट किया ताकि 26 जनवरी 1950 को ये लोग इसको एग्जिस्टेंस में, इसको एप्लीकेशन में ला पाए, है ना। वैसे ही उन्होंने किया। सो 26 जनवरी 1950 was the day when constitution came into existence, right? And it was an important day, right? So from that day India was called as a republic country, ठीक है, फाइन। अब किन किन लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, है ना, HP मोदी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, लाइक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन सब लोगों ने मिलके, और बहुत सारे लीडर्स, मैं तो कुछ ही नाम बोल रहा हूँ, और बहुत सारे लीडर्स ने मिलके अपना अपना योगदान दिया, अपना अपना सजेशंस दिया, अपना अपना ओपिनियन दिया, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, है ना। तो इसके जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनके चेयरमैन जो थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, फाइन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में भी आ गया, इतने सारे लीडर्स ने मिलकर भी कर दिया। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ ये लीडर्स ही नहीं थे, और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना अपना सजेशंस, व्यूज़, ओपिनियंस दिया था। जैसे कि बहुत सारे बिजनेसमैन थे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स थे, बहुत सारे लॉयर्स थे, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, बहुत सारे आपके रिलीजियस लीडर्स थे, बहुत सारे, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कल्चरल लीडर्स थे, सोशल लीडर्स थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब ने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया भारत के संविधान को बनाने के लिए। तो फाइनली 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनके रेडी हुआ, राइट। अब इस संविधान में बहुत सारी चीजें लिखी थी डिटेल में। संविधान वाज नॉट स्मॉल, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट स्मॉल, इट वाज डिटेल रिटन, यू नो, इट वाज रिटन इन डिटेल। जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूएंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में लिखे हुए, जैसे हमारे कंट्री का भी कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में लिखा हुआ है और काफी डिटेल में है। अब वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स मेंशन करता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो भारत के लोगों की जो नागरिकता होगी, इट विल बी सिंगल सिटीजनशिप। मतलब वो कहीं पे भी रह रहे हो, चाहे गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, केरला में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, कहीं पे भी, जम्मू कश्मीर में, कहीं पे भी, they will be considered as the citizen of India. They will be considered as a citizen of India. That's it. वो भारत के नागरिक ही होंगे। So India has single citizenship concept. जबकि अमेरिका जैसे कंट्री में आप देखेंगे तो दे हैव अ ड्यूअल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट। जैसे कि वहां का जो बंदा है वो अमेरिका का सिटीजन तो है ही, लेकिन वो जिस प्रोविंस या जिस स्टेट में वो रहता है वो वहां का भी सिटीजन है। So they have a dual citizenship concept, America, है ना? They are the citizen of America also, plus of that particular province or state also, ठीक है? But we are not. We have single citizenship concept, ठीक है? Second point, हमारा जो देश का जो संविधान है, उसने क्या किया कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, इनके पावर्स को अलग अलग कर दिया, ताकि दोनों अच्छे से रूल कर पाए, अच्छे से वर्क कर पाए, है ना? अच्छे से काम कर पाए, और अपने राज्य के लोगों को और देश के लोगों को ढंग से मैनेज कर पाए, उनको सेटिस्फाई कर पाए, है ना। तो इफ यू सी द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ डिफरेंट पावर लिस्ट, यू नो, दे आर हैंडलिंग डिफेंस, BSNL, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट, बैंक्स, इंडियन रेलवे, पोस्ट, एक्सेट्रा। एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट इज हैंडलिंग पुलिस, आई कैन से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन, etc. right? So power is divided, है ना? So that, or at the same time along with the sharing of power, responsibility is also divided, है ना? So that ruling can be easy and people can be satisfied, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट काम किया गया भारत के संविधान में, है ना? भारत के संविधान में मेंशन है कि स्टेट ये करेगा, सेंटर ये करेगा, है ना? अच्छा, कुछ ऐसे पॉइंट्स है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं, सेक्टर्स है जो मेंशन ही नहीं है, उसका क्या, वो फिर सेंटर हैंडल करेगा। कुछ ऐसे, उसको हम बोलेंगे रेसिड्यूअल पावर,
रेसिड्यूअरी पावर, कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं या सेक्टर्स हैं जिसका मेंशनिंग ही नहीं है कि भाई स्टेट हैंडल करेगा या सेंटर हैंडल करेगा, वो बेसिकली उस केस में वो सेंटर हैंडल करेगा। ठीक है, फाइन। तो ये एक तो बात हुई हमारे देश के बारे में कि सेंटर और स्टेट क्या क्या काम करेंगे। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भारत का जो पार्लियामेंट सिस्टम वो कैसा होगा। अगेन इट विल बी लाइक पार्लियामेंट विल बी देयर, लोकसभा राज्यसभा, द टू बॉडीज विल बी देयर, है ना। एक लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगा। अब ये क्या है टेक्निकली से, अच्छा एक और चीज है, लोकसभा राज्यसभा तो है ही सेंटर में पार्लियामेंट में, विधानसभा है स्टेट लेवल पे, ताकि वो स्टेट को हैंडलिंग करने में उनको इजी रहे, वो अपने छोटे छोटे डिसीजन जो है स्टेट लेवल पे वो ले सके, है ना। अब यहाँ पे लोकसभा जो है वो सबसे मेन बॉडी है, सबसे मेन मैं बोल सकता हूँ कमिटी है, असेंबली है ना, इसको हम लोकसभा कहते हैं। क्यों? लोकसभा में 545 सीट्स होती हैं। जो भी पार्टी मेजोरिटी में जीत के आता है उसका लीडर लोकसभा का मैं बोल सकता हूँ प्रेसिडेंट, मैं बोल सकता हूँ लोकसभा का मेन लीडर बन जाता है या कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जो भी पार्टी जीत के आती है, जो मेजोरिटी में आती है, उनका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है ना। एट द सेम टाइम ही इज अ लीडर इन लोकसभा एज वेल, वो लीडर भी है लोकसभा में, है ना। नाउ द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज 5 years। अच्छा, आपको लोकसभा का चुनाव के बारे में बता दूं, आपको ध्यान होगा कि हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एमपीज खड़े होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हर डिस्ट्रिक्ट से एक एमपी खड़ा होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल गुजरात में 25 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, तो 25 एमपीज विल बी देयर। राजस्थान में 26 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, देन 26 एमपीज विल बी देयर। उसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही एमपी होता है, और सारे एमपी मिलके, ये सारे एमपी दिल्ली में बैठते हैं आपके लोकसभा में। तो टेक्निकली सेइंग 545 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर एंड 545 एमपीज आर देयर रिप्रेजेंटिंग देयर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आया आपको? या ओके। तो इस तरह से एमपीज जो होते हैं वो अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करते हैं, उनका टेक केयर करते हैं। ठीक है, और ये जो एमपीज जिस पार्टी के मेजोरिटी में होते हैं, उस पार्टी का जो लीडर होता है वो पीएम बनते हैं एंड द लीडर ऑफ द लोकसभा बनते हैं। ठीक है, फाइन। ना राज्यसभा जो है वो बेसिकली 250 सीट्स की होती है ना। इसमें कुछ 12 जो मेंबर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टीज। मान लीजिए कोई मेडिकल साइंस में एक्सपर्ट है, कोई इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट है, कोई प्योर साइंस में एक्सपर्ट है ना, कोई फाइन आर्ट्स में, कोई आर्ट्स में एक्सपर्ट है, तो प्रेसिडेंट विल डायरेक्टली नॉमिनेट हिम एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। 12 तो ऐसे हो गए, अब रहे 238। ठीक है, ये 238 दे आर इलेक्टेड फ्रॉम विद इन द एमएलएज एंड एमपीज। उनका अंदर इलेक्शन होता है और उसमें से चुने जाते हैं, और हर राज्यों से वो मेंबर्स जाते हैं, है ना, इलेक्ट होके हर राज्य से वो मेंबर्स जाते हैं राज्यसभा में, जो कि दिल्ली में है, और वहां जाके अपने अपने राज्य को रिप्रेजेंट भी करते रहते हैं, प्लस नेशनल लेवल की जो बातें हो रही थी उसमें कंट्रीब्यूट और कोऑर्डिनेट भी करते रहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, फाइन। अब ये तो हुआ पार्लियामेंट सिस्टम। अच्छा, इनमें जो 2/3 मेंबर्स जो हैं वो हर 2 साल में बेसिकली दे कीप ऑन रिटायरिंग, है ना। टेन्योर इज 6 years, 2/3 मेंबर एवरी 2 years दे कीप ऑन रिटायरिंग, फाइन। तो दिस इज अ सिनेरियो ऑफ राज्यसभा। So I explained you the parliament system of the country, which is mentioned in the constitution, है ना। It is mentioned, it is consisting of Lok Sabha and Rajya Sabha. Fine. Now, what about the voting? वोट कौन कर सकता है? जो भी भारत का नागरिक है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, एनी पर्सन बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, है ना, he can vote in the elections at state level and central level if he is of 18 years and above। 18 साल के ऊपर का कोई भी बंदा वोटिंग कर सकता है। ठीक है, फाइन। अब टेक्निकली सेइंग जो हमारे संविधान में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स। हर बच्चे को उसका फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, हर नागरिक को उसका फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए। बच्चे को एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए। फ्रॉम 6 आई कैन से फ्रॉम द एज ऑफ 6 years to 14 years उसको एजुकेशन फ्री है, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। दैट इज हिज फंडामेंटल राइट।
उसी तरह से उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए बच्चे को साथ में. दैट इज अगेन हिज फंडामेंटल राइट, अगेन इट इज मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब व्हाट अबाउट डिप्राइव्ड क्लासेस? डिप्राइव्ड क्लासेस का क्या? उसके बारे में भी लिखा हुआ है संविधान में कि जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, जो बेचारे साइड स्ट्रीम में चल रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी जो साइड स्ट्रीम में चल रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा जॉब्स में, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट एजुकेशंस में, है ना. उनके रिजर्व सीट होगी मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, ठीक है. गवर्नमेंट जॉब चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल, उनके लिए रिजर्व सीट्स होगी, तो ताकि उनका सिलेक्शन इजीली हो पाए, उनको जॉब इजीली मिल पाए और वो मेन स्ट्रीम में आ पाए और वो अपने आप को कैपेबल और स्ट्रांग बना पाए, राइट. अगेन दिस इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि हर एससी एसटी को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, प्रॉपर केयरिंग दी जाए, ताकि वो सो दैट हिज ओवरऑल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, हिज अपलिफ्टमेंट टेक्स प्लेस, है ना. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल शेयर करता हूँ. गवर्नमेंट ऐसी स्कूल्स बनाती है एससी और एसटी के लिए, जहाँ पे उनके बच्चों के लिए एजुकेशन, डाइट, क्लोथ्स, यूनिफॉर्म, शूज, बुक्स, एवरीथिंग इज फ्री. एवरीथिंग इज फ्री. उनको सिर्फ आके पढ़ना है, दैट्स इट. फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड उनको सिर्फ आके पढ़ना है, दैट्स इट, है ना. क्यों? क्योंकि वो वंचित हैं, क्योंकि वो पिछड़े हैं, और उनको आगे लाने के लिए सरकार ने ये किया है. सरकार को एक इन्वेस्ट किया है, करना भी पड़ता है. क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा है. सरकार ये करती है, उनको करना भी पड़ता है, क्योंकि संविधान में लिखा है. तो संविधान कितना इंपॉर्टेंट, आई बात समझ में. सरकार करती है, पर क्यों करती है? क्योंकि उनको करना ही है, उनको करना ही है. क्योंकि ये पॉइंट संविधान में लिखे हैं कि आपको एससी, एसटी और डिप्राइव्ड क्लासेस के लिए काम करना है, उनको फ्री एजुकेशन देनी है, उनको रिजर्वेशंस देना है एजुकेशन में, उनको रिजर्वेशंस देना है जॉब में, सो दैट दे कैन कम अप इन लाइफ. अंडरस्टूड? गॉट द पॉइंट? यस, फाइन. एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन वर्क एज अ गाइडिंग फोर्स. यू नो, वो गाइडिंग फोर्स की तरह काम करता है कि जो सरकारें आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि संविधान में लिखा है कि एससी एसटी का टेक केयर करना है, तो उनको करना ही पड़ता है, उनको करना ही चाहिए और उनको करना पड़ता ही है ना. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज अ गाइडिंग फोर्स, वो गाइड करती है सरकार को कि भाई आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको वो करना है ना. ताकि सरकारें अपनी मनमानी ना कर सके, अपनी मनमर्जी ना कर सके कि जो चाहे कर लिया. भाई आपको इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल. संविधान में जो लिखा है सरकारों को वो करना है. गेट व्हाट आई एम सेइंग? संविधान में जो लिखा है सरकारों को करना है, फॉलो करना है. दिस इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. मतलब इट वर्क्स, कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स एज अ गाइडिंग फोर्स, एज अ कंपास, यू नो, एज अ, मैं बोल सकता हूँ एज अ गार्जियन, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है. ताकि सरकारें अपनी मनमानी ना करें और किसी के साथ नाइंसाफी ना करें. जो भी है, माइनॉरिटी है, मेजोरिटी है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है ना, किसी भी रिलीजन का है, कास्ट का है, क्रीड का है ना, डिप्राइव्ड है, लोअर कास्ट का है, अपर कास्ट है, सबके साथ बैलेंस बना के चले. सबको उसका राइट्स, उसका वेलफेयर, उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट दे. क्यों दे? क्योंकि गवर्नमेंट को देना ही है. दैट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आपको देना ही है. अंडरस्टूड? गॉट द पॉइंट? फाइन. अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं प्रीएम्बल के बारे में. प्रीएम्बल क्या है? हमारे देश का जो प्रीएम्बल है वो, अगर मैं बोलूं, इट्स द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. वो संविधान की आत्मा है ना. संविधान जो डिटेल में लिखा हुआ है उसका मैं बोल सकता हूं, उसको समराइज किया हुआ है, उसको शॉर्ट में लिखा हुआ है, यू नो. जैसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है अपने हमारे प्रीएम्बल में लिखा है सोवेरेन, है ना. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि कोई भी बाहर के देश का बंदा हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं करेगा. आउटसाइड एनी कंट्री, एनी आउटसाइड कंट्री विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द इंडिया. वो नहीं करेगा. ये हमारे संविधान में लिखा है और ये प्रीएम्बल में लिखा है शॉर्ट में कि भैया ये फॉलो करना है सबको, यू नो. सेकेंड पॉइंट, सोशलिस्टिक. मतलब सरकार को, सारी सरकारों को, सबको इक्वल जो वेल्थ है, जो नेचुरल रिसोर्स है, जो नेशनल वेल्थ है, वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किसी को कम ज्यादा नहीं, इक्वली. राइट? फाइन. सेकेंड इज सेक्युलरिज्म. नाउ इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. सेक्युलरिज्म के बारे में, सेक्युलरिज्म क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई इंडिया डजंट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन. भारत देश जो है उसकी कोई ऑफिशियल रिलीजन फॉलो नहीं करता है. मीन्स
इंडिया इज सेक्युलर कंट्री, आपको जो रिलीजन आपको पसंद है वो आप फॉलो करो, गवर्नमेंट को रोक टोक नहीं करेगी, गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। इंडिया इज नॉट अ कंट्री ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर रिलीजन का कंट्री इंडिया नहीं है। इंडिया इंडियन गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यू कैन फॉलो एनी रिलीजन एज पर योर चॉइस, विच एवर यू वांट टू फॉलो। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्युलरिज्म के बारे में, ठीक है, फाइन। देन इट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट? डेमोक्रेसी मीन्स जो देश है, जो देश की जनता है, वो अपनी पसंद की सरकार, अपनी पसंद के नेता को चुनती है। तो डेमोक्रेसी इज व्हाट? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। देश के लिए, देश के द्वारा, देश की तरफ से, है ना, ठीक है। मतलब देश के लोग अपनी पसंद की सरकार चुनेंगे। भाई मुझे या आपको या जो भी है, हमको कोई पर्टिकुलर सरकार पसंद है, या कोई पर्टिकुलर पार्टी पसंद है, या कोई पर्टिकुलर लीडर पसंद है, तो हम उसको चुन सकते हैं। गेट व्हाट आई एम सेइंग? हम उसको चुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई हेरिडिटरी वाला बंदा नहीं आएगा, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, फाइन। तो दिस इज डेमोक्रेसी, मीन्स द कंट्री पीपल हैज टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। आपको अपनी पसंद की सरकार, अपनी पसंद का नेता चुनना है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ये हमारे प्रियम्बल में शॉर्ट में लिखा हुआ है। गॉट द पॉइंट? ये हमारे प्रियम्बल में, संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। देन इट इक्वलिटी, मतलब जो मैं अगर बोलूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कोर्ट है, वो सबके साथ इक्वली ट्रीटमेंट करेगी, किसी के साथ कम ज़्यादा नहीं, इक्वली, ठीक है। देन इट्स फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स व्हाट? कि जो हम सब भाईचारे के साथ रहेंगे, झगड़ेंगे नहीं, और हमें एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी है, किसी को छोटा नहीं दिखाना है, किसी धर्म को छोटा नहीं दिखाना, किसी धर्म को छोटा नहीं बताना है, वो गलत होगा। फ्रेटर्निटी हैज टू बी मेंटेन, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, फाइन, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो हम बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन फ्रेटर्निटी हैज टू बी देयर, हमें हर रिलीजन का इक्वली रेस्पेक्ट करना है ना। और अगर हम रेस्पेक्ट नहीं कर सकते तो उसको छोटा या इंफीरियर नहीं बताना है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल। ये भारत के संविधान में और प्रियम्बल में मेंशन्ड है फ्रेटर्निटी, जो कि मैंने वापस बोल रहा हूं, जो कि अनफॉर्चुनेटली कभी कभी हम फॉलो नहीं करते, जो कि गंदी बात है, खराब बात है, ठीक है, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म से वो हमारा हो गया है, फाइन, ओके ओके। जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस मीन्स व्हाट? सबको न्याय मिलना चाहिए बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना किसी बायसनेस का। जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो पूरा अनबायस्ड, इम्पार्शियल वे में वर्क करना चाहिए, ये हमारा प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। Our judicial system should work in an impartial and unbiased manner. It should not be partial. Sorry, it is independent also. और वो करना भी चाहिए क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। तो जुडिशियल सिस्टम हमारा इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है, अनबायस्ड है। तो जो भी कोई गलत काम करता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड को बिलोंग करता हो, उसको प्रॉपरली पनिश करना है। और जो भी इनोसेंट है उसको मतलब उसको टेक केयर करना है ताकि वो बेचारा फंस ना जाए, उसको पनिशमेंट ना मिल जाए, ठीक है। तो सबके साथ इक्वल जस्टिस होना चाहिए, सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक और सोशल, लाइक आई कैन से कुछ भी इकोनॉमिकल पॉइंट नहीं आना चाहिए कि भाई पैसे वाला है तो उसको छोड़ दिया, है ना, या सोशली बहुत स्ट्रांग है तो उसको छोड़ दिया, सॉरी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। तो जस्टिस सबको बराबर मिलना चाहिए, समान न्याय मिलना चाहिए सबको, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे प्रियम्बल में, जो हम डिटेल में, जो हमने अभी शॉर्ट में देखा, और हम डिटेल में सोशलिस्टिक, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी देखते हैं अभी। अब हम ये देखते हैं पहले सोशलिस्टिक क्या है। सोशलिस्टिक मतलब ये कि समाज की जो संपत्ति है, जो देश की संपत्ति है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, वो हमारे देश के लोगों में इक्वली बांटा जाए, किसी को कम, किसी को ज़्यादा नहीं, किसी का जाति नहीं होनी चाहिए, यू नो, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन ऑल ऑफ अस, है ना। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया, तो वो कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ इनजस्टिस हो जाएगा, उसके साथ न्याय इंसाफी जाएगी, उसके साथ अन्याय हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सोशलिस्टिक मीन्स दैट कि सबको इक्वल रिसोर्सेज, इक्वल वेल्थ मिलना चाहिए,
क्योंकि देश के सब नागरिक हैं, सबका समान अधिकार है, तो सबको समान रिसोर्सेज मिलने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आपने जो रिसोर्सेज किसी एक कम्युनिटी को दे दिया, नहीं नहीं नहीं, या किसी एक कम्युनिटी को आपने कुछ दिया ही नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सॉरी, ठीक है, फाइन। अच्छा, ये जो सोशलिस्टिक पॉइंट है ये 1976 में अमेंड किया गया था, ठीक है। 1967 में इसको इंसर्ट किया गया था इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंड तो मैं क्या बोलूँ, पर इंसर्ट किया गया था इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन द सेम वे इन 1976 दिस सेकुलरिज्म वर्ड वाज आल्सो इंसर्टेड। अब सेकुलरिज्म मतलब क्या, मतलब ये कि गवर्नमेंट डजंट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, सरकार की कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है ना। सरकार जो गवर्नमेंट है इट इज सेक्युलर गवर्नमेंट, मतलब सारे रिलीजन्स को इक्वली वो ट्रीट करेगी, इट विल बी अनबायस्ड विथ ऑल, है ना। वो सबके साथ समान भाव से काम करेगी, किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगी, पार्शलिटी नहीं करेगी, और जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है वो फॉलो करे, ठीक है। सो एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट विल नॉट प्रमोट और सपोर्ट एनी रिलीजन। गवर्नमेंट किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी या सपोर्ट करेगी, नहीं करेगी, है ना। इट विल ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, सारे धर्म को सरकार इक्वली ट्रीट करेगी। ये हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार पार्शियल नहीं होनी चाहिए, है ना। सरकार पार्शियल होनी चाहिए नहीं, इट शुड ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, है ना। और जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है, इफ एनीबडी वांट टू फॉलो एनी रिलीजन दे कैन फॉलो, ठीक है, फाइन। गवर्नमेंट शुड नॉट, आई कैन से गवर्नमेंट शुड नॉट बी, यू नो, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट जब बायस हो जाती है किसी रिलीजन पर्टिकुलर रिलीजन को लेके तो गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, फाइन, ओके। अब नाउ विल से डेमोक्रेसी। आई होप यू अंडरस्टूड सोशलिस्ट एंड सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म आपको समझ में आ गया कि जो कंट्री है हमारा उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इट्स अ सेकुलर कंट्री, और गवर्नमेंट सबको इक्वली ट्रीट करती है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, है ना, बायस नहीं है किसी के साथ में, ठीक है, इट इज़ अनबायस्ड, ठीक है, और लाइक ताकि सब लोग अच्छे से रह पाए, ठीक है, फाइन। नाउ द इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी। यहाँ पे ये बताया गया है कि देश की जो सरकार है वो देश को लोग को चुननी है, वो कोई हेरिडिटरी नहीं होगा, नो हेरिडिटरी सिस्टम विल बी देयर, नो हेरिडिटरी, है ना, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आपको जिसको चुनना है, जो आपको अच्छा लीडर लगता है, जो आपको कैपेबल लीडर लगता है कि आपकी कंट्री को ऊपर लेके जाएगा, यू कैन इलेक्ट देम, you can elect them as your leader, as your PM, as your CM, as your MP, as your MLA, आप उनको चुन सकते हैं, है ना। नाउ डेमोक्रेसी का जो वर्ड है वो थोड़ा ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है। डेमो जो है वो एज पर द ग्रीक वर्ड इट्स लाइक आई कैन से पीपल, एंड क्रेसी मीन्स आई कैन से इट्स पावर। तो डेमोक्रेसी इज नथिंग बट पीपल्स पावर, है ना, ये पीपल्स पावर है, जनता की ताकत। जनता जिसको चुनना चाहती है, जनता जिसको पसंद करती है उसको चुने, ठीक है, फाइन। और हमारे कंट्री में 75 ईयर्स से यही होते आ रहा है, डेमोक्रेसी, है ना। जनता ने ही चुना है भारत का प्राइम मिनिस्टर, जनता ही चुनती है भारत का एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर, जनता ही चुनती है MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनता ही चुनती है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। सो दीज ऑल पॉइंट्स आर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कंट्री। I hope you understood what is constitution. I hope you understood what is preamble. और हमें हमारे संविधान को फॉलो करना चाहिए, हमारे प्रीएम्बल को फॉलो करना चाहिए। और अगर हमें कोई ऐसा पॉइंट लगता है कि हम उससे संतुष्ट ना हो, then we can like go to the court, है ना। हम कोर्ट में जाके उसको, या मैं ऐसे कह सकता हूँ इन द विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेचर हम उसको चेंज कर सकते हैं, है ना, बाय 2/3 मेजोरिटी। कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें पसंद नहीं आ रहे, हमें लग रहा है गलत है, तो बाय 2/3 मेजोरिटी लेजिस्लेटिव असेंबली में लेकर के, लोकसभा राज्यसभा में लेकर के, है ना, पार्लियामेंट में ला करके हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसको झेलने की या उसको खींचने की ज़रूरत नहीं है, नो, नॉट रिक्वायर्ड। आप पर्टिकुलर
पॉइंट को लेकर के, पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के अगर आपको आप असंतुष्ट हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप अपने लेजिस्लेचर में जाके, है ना, पार्लियामेंट में जाकर के थ्रू वोटिंग, थ्रू 2/3 मेजोरिटी उसको चेंज हो सकता है। ठीक है, ये काम पॉलिटिकल पार्टीज का ही है। और मतलब आप, यू कैन शेयर एज ए सिटीजन, यू कैन शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस थिंग, यू नो, सो योर पार्टी विल टेक दिस एट अ नेक्स्ट लेवल, है ना। वो बिल पास करेंगे, जब बिल लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाएगा, then that bill go to the president will sign on that bill and that bill become law। ठीक है, ये अमेंडमेंट का तरीका है। उसी तरह से बिल पास होगा इन द राज्यसभा लोकसभा, बिल को प्रेसिडेंट देखेंगे और उसको फिर जो पॉइंट्स है उसको फिर निकाल देंगे। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस चैप्टर, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स, एंड आई होप यू वुड हैव